हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मा माइंड्स यूट्यूब चैनल। एंड गाइस, आज हमारे साथ हैं जी पैड के कुछ बहुत ही अच्छे ऑल इंडिया अचीवर्स। वी हैव अभिषेक टेमरे, खुशी दुबे एंड शिवम। सो गाइस, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर ग्रेट अचीवमेंट। एंड मैं सबसे पहले हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ दैट ऑल दीज थ्री आर आवर स्टूडेंट्स फ्रॉम द संकल्प बैच। And Abhishek, we'll start with you. So yes, please introduce yourself briefly. Sir, हाँ, I am Abhishek Timbre. I am from Gondia, Maharashtra. Sir, I have qualified Niper MTech with all in rank 66, Niper MSM firm with all in rank 91, GATE Excel 2025 with all in rank 1708. all right. So इसके बाद I would like Khushi to please introduce yourself. Hello everyone. My name is Khushi Dubey. I am from Mumbai, Maharashtra. I have completed my graduation from the Institute of Pharmacy, Mumbai, and my GPAT rank is 39 and 9.1382. Thank you. Okay, thank you so much, Khushi. Next, Shivam, please introduce yourself. Hello everyone, my name is Shivam Patania and I am from Himachal Pradesh and I got GPAT AIR 413 and in NIPER 562. ओके, थैंक यू सो मच गाइस। सो सबसे पहले मैं अभिषेक से ये क्वेश्चन पूछूंगा कि आपको फार्मा माइंड्स के बारे में कहाँ से पता चला था? तो सर लास्ट ईयर सर सबसे पहले मैंने सर जो गोपीनाथ सर है जो जिनका लास्ट ईयर ऑल इंडिया रैंक 2 आया था नाइपर में, तो सर मैंने लिंक्डइन के थ्रू कनेक्ट किया था। तो सर उनसे ही मैंने जब बात की तो उन्होंने ही मुझे फार्मामाइंड्स के बारे में बताया था सर। तो उन्होंने ही मुझे बताया कि यहाँ के टीचर्स के बारे में सारी चीजें उन्होंने बताई कि ऐसा ऐसा करना है करके, और उन्होंने मुझे बहुत गाइडेंस किया कि मतलब कैसे करना है, स्टार्ट कहाँ से करना है। उनका भी बहुत कंट्रीब्यूशन है मेरे इसमें। ओके, सो आपने जब फार्मा माइंड्स इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया था, सो उसमें जो लाइव क्लासेस थे, उसमें जो फैकल्टी थी, टेस्ट सीरीज थी, उसके बारे में आपका क्या फीडबैक रहेगा? सर एक्सीलेंट फैकल्टी सर, मतलब टेस्ट की क्वालिटी वगैरह बहुत बहुत अच्छी थी। मतलब वो टेस्ट ही सर बहुत हेल्प करती थी कि मतलब इम्प्रूव करने के लिए सर। क्योंकि सर जैसे जैसे हम टेस्ट देते हैं वैसे वैसे हमको हमारी थोड़ी कमियां पता चलती कि हम कहाँ पीछे पड़ रहे हैं। तो फिर उस कमी को हम जैसे नोट डाउन कर लेते हैं, और अब जब अगली टेस्ट होंगी तो वो हमारी कमी नहीं रहेंगी, अब वो हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बन चुका रहता है। तो सर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोई भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए। ओके शिवम, काफी ये चीज देखी गई थी दैट ड्यूरिंग द वीकली टेस्ट आप काफी कंसिस्टेंट थे सारे वीकली टेस्ट में, आपने काफी अच्छा परफॉर्म भी किया था उसमें। सो हाउ डू यू थिंक दैट वीकली टेस्ट हेल्प योर परफॉर्मेंस एंड हेल्प यू अचीव सच अ ग्रेट रैंक? सर वीकली टेस्ट से हमें अपनी कमियां पता लग जाती है। जैसे जैसे हम वीकली टेस्ट देते रहते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट अप होता रहता है। तो जैसे आप पहला टेस्ट दोगे तो आपके कम नंबर भी आ सकते हैं, तो आपके कम नंबर आए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दें। तो जैसे जैसे आप सेकंड थर्ड देते जाते हो तो उसी तरह आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता जाता है एंड टेस्ट आर रियली अमेजिंग। ओके, तो खुशी, टेस्ट तो एक चीज है, बट टेस्ट जो होता है उसके पहले आप लोग ने देखा होगा दैट फुल वीक आपका जो लाइव क्लासेस होते हैं। सो व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन लाइव क्लासेस? हाउ इम्पोर्टेंट लाइव क्लासेस आर रादर देन जस्ट एक रिकॉर्डेड फॉर्म में वो देखना और लाइव क्लास में? तो आपको क्या इसमें डिफरेंस समझ में आया? सर जैसे रिकॉर्डिंग क्लास होती है तो उसमें जो भी फैकल्टीज उनके साथ इंटरेक्शन होता है, क्वेश्चंस पूछते हैं और स्टूडेंट्स उसको देते हैं, या आंसर रॉन्ग भी होता है। वो चीज़ें हमेशा याद रहती हैं और क्लास काफ़ी अच्छा है और पढ़ काफ़ी मज़ा आया। जो भी लेक्चर थे, चाहे वो के हो आप सर के हो, आकाश मुझे सर के हो, तो टीचर्स हमेशा ज्वाइन करने में मज़ा आया और चीज़ वहाँ से हम
और बीच में कुछ स्किप हो जाता, लेकिन लाइव देखो तो अटैच उससे हमेशा रहती है, तो इसलिए लाइव लेक्चर काफी अच्छे रहे। ओके, जीपैट का जो एग्जाम है वो ऑल इंडिया मोर देन 60,000 पीपल देते हैं, है ना? सो व्हाट मेक्स यू गेट दैट एज ओवर अ लॉट ऑफ पीपल? आपने ऐसा क्या एडवांटेज आपको मिला, या फिर ऐसा क्या आपने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया था या कुछ ऐसी एक्स्ट्रा मेहनत करी थी क्या, जिसका रिजल्ट है कि आपका इतना अच्छा, यू आर एन ऑल इंडिया अचीवर अमंग्स्ट सो मेनी पीपल? खुशी, आई एम आस्किंग दिस, यू कैन कंटिन्यू ओनली। खुशी सर पूछ रहे हैं, अच्छा उसका नेटवर्क खराब है ओके, आई थिंक। अभिषेक आप बता सकते हो ये चीज? एचपी से ऑलराइट, यस, खुशी यू कैन कंटिन्यू। Khushi, you can share. I No, think Khushi. she has a bit of a network issue, so खुशी just check for once, and जब तक हम अभिषेक के साथ कंटिन्यू करते हैं, अभिषेक, what gave you that extra edge over the other 60,000 people who gave the GPAT exam? सर आई वाज गुड एट इन स्ट्रैटेजी मेकिंग सर। तो मैं अपनी जो जितना भी स्टडी है उसको बहुत पहले, मतलब एक हफ्ते पहले पूरा प्लान कर लेता था कि मेरे को हफ्ते में ये चीजें करनी है। तो मैं उसको मुझे मतलब कैसे भी करके मैं सारी चीजें करता ही था कि मुझे मतलब मेरा कैलकुलेट रहता हर दिन मेरे को इतना करना है इतना करना है। तो मतलब स्ट्रैटेजी मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। मतलब मैं लिखता था सर, एक डायरी बनाया था उसमें लिखता था मैं हर चीजें कि मेरे को ये करना है, ये टॉपिक्स कवर करने हैं। तो सर वो बहुत एज दिया मेरे को, और सर उससे मतलब थोड़ा कम भी मेहनत किया मैंने, पर मतलब रैंक अच्छा लिया, मतलब वो स्किल है स्ट्रेटजी मेकिंग से। Alright, yes, Sakshi ma'am wants to ask you something. Actually, yes, we have a new participant Tanu here. तो she is मतलब it is very new to her कि ऐसे environment पे interaction करना। तो I have permitted her कि वो अपना कैमरा ऑफ रख के हमसे बात करे। तनु, अपने आप को इंट्रोड्यूस करो और अपना सिर्फ जीपैट और नाइपर रैंक बता दो सबको। So Tanu is all India rank 202. She is brilliant student. Sometimes I think she is not available right now. I don't know. Okay, I think she is getting a bit conscious. It's okay, तनु, आप अपना सिर्फ माइक ऑन करके भी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हो if you are feeling comfortable with that. Okay. समीप माइक ऑन कर देना, एडमिन हो आप। नहीं, उसका माइक मैं ऑन नहीं कर पाऊंगा। Okay तनु, no worries. I think setting error है। Tanu, do rejoin. Okay, we live in a have. technical era and technical world, and technicalities में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ disturbances होते रहते हैं. It's not a new thing for us. Okay, मैं शिवम से एक चीज पूछूंगा that शिवम, इतने आपने भी पढ़ा अच्छे से and you did it all for yourself. तो कहीं ना कहीं बीच में क्या कभी आपको ऐसा लगा कि मतलब इट्स, सी जर्नी हमेशा एक अपहिल में नहीं जाती है, थोड़ा सा कभी ना कभी पॉट होल्स या डाउन हिल्स भी आते हैं। सो व्हाट वाज दैट काइंड ऑफ सिचुएशन फॉर यू? डिड दैट केम, एंड इफ दैट केम, सो हाउ डिड यू ओवरकम दैट? और जैसे मैं डिमोटिवेट हो जाता था तो मैं अपनी हॉबीज के ऊपर थोड़ा काम कर लेता था, तो उससे मेरा थोड़ा माइंड भी ठीक हो जाता था और थोड़ा मैं ट्रैवल भी कर लेता था। ओके, खुशी, आपने कैसे, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन Here आया? I want to add ओके, something. यस दिपांशु, Like प्लीज। every time I used to call, like it is my routine कि टेस्ट के बाद 10-15 लोगों को कॉल करूं। सो एक वर्ड आता था कि सर थोड़ा सा मोटिवेशन कम हो गया है एंड ऑल, बट हर किसी को मैं एक ही चीज बोलता था कि मोटिवेशन नामक कोई शब्द होता नहीं है, अगर वो है तो वो आपको कभी फायदा पहुंचाने वाला नहीं है। सो यू नीड टू क्रिएट योर डिसिप्लिन। वो डिसिप्लिन क्रिएट नहीं होगा तो यू विल नॉट एबल टू अचीव एनीथिंग इन एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बिकॉज मोटिवेशन इज समथिंग विच इज टेम्पररी।
और टेम्पररी चीजें हम नहीं चाहते हैं घर में, हम कुछ भी नहीं चाहते कि हम 2 दिन के घर में रहें, 10 दिन के घर में, हम चाहते हैं हम अपने घर में रहें। तो डिसिप्लिन एक ऐसा है कि जो आप जीवन भर आपके साथ रहेगा, एंड it will create a great impact in your life. If you'll see any aspirant who is who is preparing himself or herself for IAS or IPS, you will see कि वो सुबह बिना अलार्म के उठ जाएगा, और उसका एक रिवीजन का मोड अपने आप, मतलब पूरा दिन देखोगे तो ऑटोमेटिकली टाइम देखे बगैर उसके सारे शेड्यूल्स चलने लग जाएंगे। जैसे कि आज हम सुबह उठ के बिना सोचे बिना मैप लगाए कॉलेज चले जाते हैं, दूध लाने चले जाते हैं, ये हमारे हैबिट हमारे माइंड में फिट हो चुका होता है। वैसे ही जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आता है तो हमें अपने आप को डिसिप्लिन पर्सन बनाना पड़ता है, क्योंकि मोटिवेशन, चलो आज सेशन लोगे, 4-5 शब्द सुनोगे और पढ़ लोगे, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे चौथे दिन से वापस से उस मोटिवेशन की जरूरत पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन, डिसिप्लिन, अपने आप को जितना ज्यादा डिसिप्लिन कर पाओगे, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत आसानी से सॉल्व कर लो, मतलब रैंक तो आ ही जाएगा, कंपलसरी है उसका आना। डिसिप्लिन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रैंक। Okay, as Dipanshu said, discipline is directly proportional to rank, and एक saying है that consistency is more important than just being motivated. So consistent रहने के लिए ऐसी क्या कुछ टिप्स जो आप अपने जूनियर्स को देना चाहोगे, खुशी? सर कंसिस्टेंट रहने के लिए ये है कि मतलब एक रूटीन हो जहाँ हमारे पास कोई प्लान हो, चाहे वो वीकली हो या मंथली हो, और जिससे मतलब कभी कभार होता है कि सर प्लान बनाते हैं वो 100% नहीं हो पाता, तो हम 70% या 60% से इसको स्टार्ट करें, और फिर 60% हो गया, फिर नेक्स्ट वीक में हम उसे थोड़ा सा और बढ़ाएं। तो ऐसे करते करते अगर 80-85% तक हम कवर करते जाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारा काफी कुछ कवर हो गया है। और इसी तरह सर वो फिर जो भी प्लान है हम लोग उसको कवर कर सकते हैं, और फिर जो भी चीजें बच जाती हैं नहीं हो पाती हैं उसके लिए और क्या कर सकते हैं वो सब सोच सकते हैं। ओके, तो आपने बताया कि एक डेली रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है, एंड उससे धीरे धीरे करके हमारा इम्प्रूवमेंट होता है। एज आई नो दैट यू आर अ डे स्कॉलर, एंड अभी आपके सेमेस्टर एग्जाम्स भी थे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन टाइम। सो हाउ डिड यू मैनेज डूइंग बोथ? हाउ डिड यू मैनेज योर सेमेस्टर एग्जाम एज वेल एज हाउ डिड यू मैनेज योर जीपैट? आपने किस तरह से अपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट किया था, एक अपना रूटीन सेटअप किया था जिससे आपने अपने सेमेस्टर एग्जाम्स में भी काफी अच्छा एक्सेल किया है? सर सेमेस्टर के एग्जाम जब भी आते थे तो उसके पहले ही मतलब मैं मतलब 2-4 दिन पहले ही पढ़ना होता था, क्योंकि पूरे टाइम तो कोई सेमेस्टर्स के लिए पढ़ना नहीं था। तो जैसे एग्जाम आता था तो मैं देख लेती थी कि अगर सेमेस्टर जब भी है उससे 4 दिन पहले से या 5 दिन पहले से जितना भी सफिशिएंट हो उस हिसाब से मैनेज कर लेती थी कि PYQ देख लिया कितना इम्पोर्टेंट है, कितना पढ़ना चाहिए, उस हिसाब से करती थी। और जैसे ही सेमेस्टर पास आता था तो अगर मैं जीपैट का नहीं पढ़ पा रही हूँ तो मैं उसके लिए उसके PYQ सॉल्व कर लेती थी, कि मतलब उससे टच में रहूँ। अगर मैं कोई टॉपिक पूरा नया उस दिन नहीं पढ़ सकती तो एटलीस्ट PYQ सॉल्व करूँ, या कुछ ऐसे टेबल्स या निमोनिक्स कुछ ऐसी चीजें देख लूँ जो मतलब बहुत ज्यादा भी ना हो और ऐसा जीपैट की प्रिपरेशन से एक लिंक बना रहे। तो वैसे रहता था, और फिर जैसे ही सेमेस्टर खत्म होता था तो फिर वापस से प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट हो जाती थी। तो ये चीज था सर। Okay, yes. Talking about PYQs, Abhishek, how previous year questions have played a role in your GPAT preparation, and are previous year questions actually important? जो लोग बोलते हैं इतना कि previous year questions solve करो, previous year questions solve करो, तो क्या importance है previous year questions का GPAT के preparation में? यस सर, डेफिनेटली सर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है कि मतलब सर जैसे हम कोई अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमको देख रहे हैं तो सर हमको आइडिया आता है कि मतलब वो वही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन पूछे रहे, जैसे कि सर मतलब कोई भी जैसा टॉपिक है, जैसे कि सर ज्यादा जैसे HLP स्केल पे क्वेश्चन आता है कि इतना इतना रेंज है तो क्या है, तो मतलब सर जैसे हमको पता है कि मतलब ये जैसे सोलबिलिटी है सर, मतलब उससे सर अगर हम देख रहे हैं कि PYQ में ये क्वेश्चन आया है तो आगे भी उस पर क्वेश्चन आने ही वाला है, तो सर हम मतलब किसी टॉपिक को कितना इंपॉर्टेंस देना है, किस टॉपिक को कितना कम इंपॉर्टेंस देना है, वो सब हमको पता चलता है कि PYQ सॉल्व करके ऐसा। और सर हमको मतलब हमारा फिर सर मतलब माइंड भी बराबर डेवलप हो जाता है कि मतलब क्वेश्चन को कैसे पढ़ना है, मतलब कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं वो समझने में सर बहुत इंपॉर्टेंट होता है PYQs का।
ऑल राइट एंड उसके साथ साथ शिवम से मेरा क्वेश्चन रहेगा दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम काफी कुछ मिस्टेक्स भी आपने करी होंगी। सो आपने उन मिस्टेक्स को कैसे रेक्टिफाई किया, उसको कैसे एनालाइज किया कि मेरा किस टॉपिक में किस टाइप का मिस्टेक हो रहा है, एंड अगर आपको वो मिस्टेक रियलाइज हुआ तो आपका क्या स्ट्रैटेजी था कि आगे जाके वो मिस्टेक मुझसे दोबारा रिपीट ना हो? जब मैं PYQ सॉल्व करता था तो मैं पहले तो देखता था कि किस टॉपिक से क्वेश्चन आया है। अगर वो क्वेश्चन मेरा गलत होता है तो मैं उसके लिए एक नोटबुक रख ली थी। जैसे ही गलत हुआ क्वेश्चन मैं उसको लिख लेता था और फिर उस टॉपिक से रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखता था कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये चीज डेफिनेटली हेल्प करती है। ओके, सो एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पर आप सभी से है, बहुत कॉमन है और इनिशियली ये चीज़ बहुत रिक्वायर्ड रहती है कि हम कहाँ से शुरू करें, है ना। और आमतौर पे सब लोग पूरा जीपैट के सिलेबस को सेमेस्टर के सिलेबस से कंपेयर करते हैं। आमतौर पे अभी पूरा सब कुछ सेम है और सब्जेक्ट्स को काउंट करते हैं तो 19 से 21 सब्जेक्ट जाते हैं। तो उस सब्जेक्ट्स के बारे में कि क्या हमें सब कुछ पढ़ना चाहिए या स्पेसिफिक कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, वो उसके बारे में कुछ आप बताओ। मतलब कैसे आपने टारगेट किया कि आप जीपैट क्वालिफिकेशन के लिए मुझे ये सब्जेक्ट पकड़ के रखने ही रखने हैं। एनीवन, खुशी, हाँ सर। अभिषेक से भी। और हाँ सर, जैसे मतलब जैसा हम सेमिस्टर के लिए पढ़ते हैं तो मतलब सर वो हमारा पढ़ा कोई वेस्ट नहीं आता, क्योंकि सेम अगर हम उसी को अच्छे से पढ़ रहे हैं तो वही हमारा जीपैट का सेम ही है सर। सर मेरा ऐसा था कि मतलब जब मैं जब सेमिस्टर दे रहा था, जैसे 6 सेम तक था सर मेरा, तो 6 सेम तक जैसे अगर हमने सर कर लिया, जैसे कोलॉजी हमारा तब तक खत्म हो जाता है, मतलब हमारा एक सब्जेक्ट पूरा खत्म हो जाता है कोलॉजी 6 सेम तक। तो अगर हम सेमिस्टर के लिए इतना बढ़िया प्रिपरेशन कर रहे हैं तो सर हमारा ऐसे जीपैट के लिए भी बहुत अच्छा प्रिपेयर हो जाता है सर। मतलब कुछ फर्क नहीं पड़ता, मतलब बस हमको बस डिटेल में अच्छे से पढ़ना है वो सब्जेक्ट को। और सर फिर मतलब हमको थोड़ा सर ये देना पड़ेगा, मतलब प्रेफरेंस सब्जेक्ट के वाइज, अगर थोड़ा कोई माइनर सब्जेक्ट है तो उसको हमको थोड़ा कम वेटेज देना पड़ेगा, और कोई मेजर है तो उसको हमको अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानना पड़ेगा। ये सर मेरी स्ट्रेटेजी है। मतलब सर कोई चीज थोड़ा सब्जेक्ट कम आ रहा है, सर थोड़ा क्वालिफिकेशन थोड़ा कम आ रहा है तो उसको मैं क्या करता था, उसको उतना नहीं पढ़ता था। ये सर मेरी स्ट्रेटेजी थी। ओके, व्हाट अबाउट खुशी? सर जैसे जो भी क्वेश्चंस होते हैं, तो जैसे कोलॉजी के 20 क्वेश्चंस आने वाले हैं, फार्मास्यूटिक्स को मिला के 38 क्वेश्चंस होते हैं, तो जो भी क्वेश्चंस का नंबर ज्यादा होता था वो सब्जेक्ट अपने आप में इम्पोर्टेंट बन जाता था। तो जो भी मेजर टॉपिक्स थे जैसे कोलॉजी, सिटिक्स, केमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, तो और फार्माकोलॉजी हो गया, तो ये सारे सब्जेक्ट्स को मतलब 4-5 बार रिवाइज कम से कम होना चाहिए। और जैसे जो माइनर हो गया, माइक्रोबायोलॉजी या बायोकेम हो गया, तो वो सब से 4-5 क्वेश्चन आते हैं, तो अब उसको ज्यादा रिवाइज करेंगे तो वो कहीं ना कहीं टाइम वेस्टेज है। जैसे इंजीनियरिंग हो गया तो क्वेश्चन 2 आएगा, 1 आएगा, नहीं भी आ सकता है। तो जो भी माइनर सब्जेक्ट्स है उनको एक बार या 2 बार अच्छे से पढ़ लिया और एक बार फाइनल रिवाइज कर लिया तो वो बस है। तो बस उसके लिए बस PYQ सॉल्व करना है। जो मेजर है तो उसको मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज करना रहता है, जैसे कोई का क्वेश्चन हो गया या ANS हो गया जो थोड़ा सा डिफिकल्ट, जैसे एंटी कैंसर हो गया, तो ये इसको मतलब टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ता, नहीं तो वो उसको रिवाइज और PYQ ना न रहे, उसको तो मतलब एक बार पढ़ लिया तो वो याद ही रहेगा, तो उसको खाली PYQ सॉल्व करना या किसी टेबल्स के थ्रू पढ़ना, तो ये एक स्ट्रेटजी रहती है माइनर और मेजर को अलग करके पढ़ने की। Okay, I think Abhishek wants to add something. Yes, Abhishek, you can go ahead. हाँ सर, माइनर सब्जेक्ट में एक ये स्ट्रेटजी है सर कि मतलब माइनर सब्जेक्ट में सर ज्यादातर एक ही टॉपिक से बार बार क्वेश्चन रिपीटेड रहते हैं सर। वो मतलब अगर हमने वो टॉपिक आइडेंटिफाई कर लिया, जैसे सर हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखते हैं कि लिमिट टेस्ट को बार बार पूछा जा रहा है। फिर हम जैसे कि सर इसमें इंजीनियरिंग में देखते हैं सर हमके साइड रिडक्शन पे जो उनके मतलब थ्योरीज है या मतलब जो उनके इक्विपमेंट्स है उन पे बार बार क्वेश्चन है, तो मतलब सर वो एक स्ट्रेटजी रह सकती है कि मतलब कम टाइम में हम उन सारे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। मतलब वो PYQs देख के कि किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन बार बार आ रहा है सर, वो उससे मतलब हमारे सारे सब्जेक्ट कवर हो जाते हैं सर। यही मेरी स्ट्रेटजी, मैंने सारे सब्जेक्ट इसी तरीके से कवर किए थे। एनीथिंग शिवम? जैसे मेजर सब्जेक्ट में कोलॉजी है, तो कोलॉजी आपको क्लासिफिकेशन पूरी पढ़ते रहनी चाहिए, और अगर आप उसको रिलेट करोगे मेड कैम के साथ तो आपके स्ट्रक्चर भी याद होते रहेंगे साथ साथ में। और जैसे हम फार्मास्यूटिक्स देखें
तो उसमें आपको तो याद करने का ही रहेगा, तो उसमें इतना जाने का नहीं है। और माइनर सब्जेक्ट में हम थोड़ा थोड़ा देख लें, जैसे हमारा ज्यूरिस है तो उसमें शेड्यूल इम्पोर्टेंट है तो उससे याद कर लें तो वहीं से हो जाता है। और माइनर सब्जेक्ट में इतना टाइम नहीं देना चाहिए, मेजर से ही हो जाता है पूरा। ओके तनु, आप कुछ ऐड करना चाहते हो? एनीथिंग विच यू वांट टू ऐड? सर मतलब मेरा ऐसा था कि जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं जैसे कोलॉजी हो गया, पहले तो ये अपने को फाइंड आउट करना है कि कौन से मेजर टॉपिक्स है, और ये तो हमें पीवाईक्यू से पता चलेगा। और वो मेजर सब्जेक्ट में से भी मतलब जैसे कोलॉजी है तो उसमें भी कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है वो हमें पता रहना चाहिए, नहीं तो फिर कोलॉजी इतना बड़ा सब्जेक्ट है तो अपन पूरा नहीं पढ़ सकते। तो पीवाईक्यू से अपन को ये पता चलेगा कि कोलॉजी में भी कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, और फिर उन टॉपिक्स को पढ़ना और उस पर पीवाईक्यू सॉल्व करना। या फिर कोलॉजी में जैसे क्लासिफिकेशन हो गया, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हो गया, तो इस पे ज्यादातर क्वेश्चन देखे गए। तो ये ऐसा मतलब ऐसे सारे सब्जेक्ट का थोड़ा थोड़ा मतलब जो मेजर सब्जेक्ट है उसके हिसाब से वैसा पढ़ना, ये मेरी स्ट्रेटेजी थी। ग्रेट। सो यहाँ पर अगर मैं इसको थोड़ा समराइज करूँ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कि फोर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दैट इज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस। इफ यू हैव दिस यू विल हैव आइडिया कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है। ओके और वो चीज आपको आपका टाइम बाउंड कर देगा कि मुझे एएनएस पे इतना टाइम देना है, सीवीएस और कीमो पे इतना टाइम देना है, राइट। दूसरी चीज जो मैंने इसमें ऑब्जर्व की कि आपका क्लास टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वो क्लास टेस्ट आपको हेल्प करता है कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, प्लस आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही हैं, ठीक है। और तीसरी चीज जो मेजर और माइनर का एक कॉम्बिनेशन है कि जिस सब्जेक्ट से क्वेश्चन कम आते हैं उस सब्जेक्ट के पीवाईक्यू लगा दिए, उसके एमसीक्यूज देख लिए, और वो हमें पता होना चाहिए कि हमारे लिए क्या माइनर है, उस हिसाब से हम उसको टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें। और चौथी चीज जो शिबू ने बोला, जो कि बहुत अच्छा पॉइंट है, कि सब्जेक्ट को क्लब करके पढ़े। जैसे कि फार्माकोग्नोसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को एक साथ पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें सेम है, उसी के साथ में अगर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री को थोड़ा फार्माकोलॉजी से रिलेट कर लो, सिर्फ क्लासिफिकेशन का पार्ट छोड़ दे तो बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, और उसका केमिस्ट्री स्ट्रक्चर लगा दे तो सिर्फ आप देखोगे फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन देखोगे तो 40% क्लासिफिकेशन सेम मिलता है, मैकेनिज्म के बेसिस पे रहते हैं क्लासिफाइड, बट बाकी का 60% उसके केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर में डिफरेंशिएट किया होता है। तो वहां से आपके 40% मेडिसिनल केमिस्ट्री के क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाते हैं। तो क्लब करके पढ़ने से एक तो आपका इंटरेस्ट बना रहता है, आप बोर नहीं होते, और अच्छी पैरेलली दो सब्जेक्ट की प्रिपरेशन चलती है। सो गुड टू नो दैट वट एवर द स्ट्रेटेजी यू हैव अप्लाइड उसका रिवॉर्ड आप लोगों को मिला, और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फार्मा माइंड्स, बिकॉज आप लोगों के ट्रस्ट की वजह से हमारी आइडेंटिटी बनती है, और हम लोग फिर इसको थोड़ा सा शो ऑफ करते हैं कि यस दे बिलोंग्स टू अस एंड हम इनके मेंटर हैं, राइट। अब वी आर अबाउट टू एंड आवर मीटिंग, सो आई वांट कि एक मैसेज जो आप लोग अपने जूनियर्स को देना चाहते हो, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, वन लाइनर भी हो सकता है, 2 शब्द का भी हो सकता है, तो वो एक मैसेज देते हैं, फिर इसको एंड करते हैं, स्टार्टिंग विथ तनु। सर सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो पहले खुद पे मतलब कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तभी होगा। तो ये है कि खुद पे भरोसा रखना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, तभी होगा। ओके, सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप खुद पे विश्वास नहीं करोगे तो आपका पड़ोसी आप पे कैसे करेगा? मतलब कोई भी विश्वास करने वाला है नहीं, कोई आप पे बिलीव नहीं करेगा, कोई आपको भरोसा नहीं देगा कि मुझे पता है तू कर लेगा। खुद पे विश्वास करना है पहले, बिकॉज वी आर द वन हु इज गोइंग टू फीड आवर फैमिली। कोई और करेगा तो हमें अच्छा भी नहीं लगेगा, है ना। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यस शिवम। मैं तो यही बोलना चाहूँगा, जैसे आप प्रोसेस के अंदर उतर जाते हो एकदम, तो उसे इंजॉय कीजिए और ज़्यादा स्ट्रेस ना लीजिए। तो जैसे आप स्मॉल 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 स्टेप भी लेंगे तब भी आप आराम से जीपैट क्लियर कर देंगे। Right, Shivam, basically ये कहना चाहते हैं that small steps lead to a big change.
and what kind of change Shivam has seen. I think you all can see it very well. He is now an All India ranker. So, Khushi, if you want to add anything to this. सर जैसे आपने बोला कि सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और एक डेडिकेशन होनी चाहिए और जब भी ऐसा लगे कि नहीं हो रहा है तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ये स्टार्ट ही क्यों किया, मतलब क्यों जीपैट देना इम्पोर्टेंट है। और जब ये पॉइंट क्लियर रहेगा कि ये इम्पोर्टेंट एग्जाम हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है तो अपने आप कॉन्फिडेंस बना रहेगा और फिर धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आगे तक आ ही जाएंगे। तो यही है सर। और मिस्टेक सर यही है कि पीवाईक्यू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्टार्ट करना चाहिए। जैसे मैंने थोड़ी गलती की है, मैंने जैसे लगा मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो मैं करूँगी, तो ये सबसे बड़ी गलती है क्योंकि सिलेबस तो कंप्लीट होने वाला है ही नहीं। तो हमें ये समझना चाहिए कि पीवाईक्यू पहले ही स्टार्ट करें और उससे पता चलेगा कि कितना कवर हो सकता है और ये एक मेजर रोल प्ले करता है। नहीं तो हम सिर्फ पढ़ते रह जाएंगे और हमें पता ही नहीं है कि क्वेश्चन आ कैसा रहा है और फिर उससे अच्छा नहीं रहता। तो ये चीज़ है। वेरी क्लियर। सो व्हाई इज इम्पोर्टेंट। एक किताब पढ़ी थी, उस पूरी किताब में मतलब 350-400 पन्ने का किताब है, उस किताब में सिर्फ एक ही चीज सिखाई है, व्हाई। इफ योर व्हाई इज क्लियर यू कैन क्लियर एनीथिंग। आप कोई चीज क्यों कर रहे हो, इफ इट इज क्लियर आप हर चीज कर लोगे। यस अभिषेक। सर ये जो सारी सर पूरी प्रोसेस है, कोई 1 साल दे रहा है, कोई 2 साल दे रहा है, तो वो एक लॉन्ग जर्नी है सर। तो इसमें सर कंसिस्टेंस रहना, डिसिप्लिन में रहना और टाइम मैनेजमेंट, सर ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर जैसे मतलब जैसे हम अगर बात करें कंसिस्टेंसी की, तो सर कंसिस्टेंसी मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब हर दिन कोई पाँच हर दिन 5 घंटे पढ़ रहा है, पाँच ऐसे लगातार ऐसा नहीं हो सकता सर। कोई एकदम जीनियस ही है वो शायद ऐसा लगातार लगातार कर पाए। तो मतलब कभी थोड़ा कम हो सकता है, कभी ज्यादा हो सकता है। जैसे अगर कोई कभी हमारा कम हो रहा है, कभी हमारा दिन थोड़ा ठीक नहीं जा रहा है, तो सर हम उस समय मतलब ऐसा नहीं करना कि वो दिन कम जा रहा है पूरा छोड़ दो। कम से कम उस दिन में से भी अगर 1-2 घंटा निकल सकता है हमारा तो उसको निकालो। और अगर तुम्हारा कोई दिन हाई जा रहा है तो उसको कोशिश करो कि एकदम हाई पे ले चलो ऐसा। और बिल्कुल कंसिस्टेंस रहना चाहिए, मतलब छोड़ना नहीं है, बिल्कुल लगे रहना है। Great. So from Abhishek, like these are the things which we used to tell in our session, or anyone like who used to call us. We used to say them कि have a daily target. रोज का एक टारगेट रखो, 5 चीज का टारगेट रखो, मत करो पांचों, 100% नहीं भी होगा, बट अगर आप टारगेट लोगे तो उस 5 में से 2 काम करने का आप थोड़ा बहुत हिम्मत दिखाओगे तो एटलीस्ट जो दिन 0 पे जा रहा था वो 30 पे जाएगा, 40% पे जाएगा, 20% पे ही जाएगा, किसी दिन 70-80 भी जाएगा, वो आपका दिन वेस्ट नहीं जाएगा। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू हैव ग्रेटर देन 0 इंस्टेड ऑफ 0। ओके, सो थैंक यू। सारे पॉइंट्स यहाँ पर ऑलरेडी क्लियर हो गए जो चीज चाहिए होता है। और यहाँ पर एक चीज और आप लोग सीख सकते हो जो भी ये वीडियो को देख रहा है, कि सिर्फ एक वर्ड को भी अगर आप फॉलो कर लेते हो तो आपका जीपैट क्वालिफाई हो जाता है। शिवम ने खुश रहना मतलब खुश रहने के प्रोसेस पे बिलीव किया, अभिषेक ने अपना टारगेट बनाने पे बिलीव किया, खुशी ने अपना पूरा सब्जेक्ट की किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना उस चीज को पकड़ के रखा, उसका क्वालिफिकेशन हो गया। एंड देन तन्नू का सिर्फ कॉन्फिडेंस ही काफी था कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं पढ़ लूंगी, और मेजर माइनर को जो जैसा पीवाईक्यू करके, बट उसमें जो मेन पॉइंट था वो सेल्फ कॉन्फिडेंस था। सो दिस इज समथिंग which makes you feel that even a single word can help you to be a ranker for the next year. So thank you everyone, thank you for joining, all the very best for your future. अभी तक हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे थे, अब हमारी पढ़ाई कमाने की ओर होगी, मतलब हम मास्टर्स करें, अपना प्लेसमेंट लें और अपने घर परिवार को फीड करें। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। एंड once again thank you for joining Sankalp, thank you for trusting on Pharma Minds, and thank you कि 1 साल तक आप लोगों ने जो भी, जैसा समीप सर ने कुछ आपको बोला हो, आकाश वर्मा सर ने बोला हो, गीताक्षी मैडम ने बोला हो, मानमोड़े सर ने बोला हो, आयुष सचदेवा सर ने बोला हो, साक्षी मैडम ने बोला हो, जो चीज जिसने भी बोली हो उसको फॉलो करने के लिए थैंक्स अ लॉट। All right, so to all our viewers, thank you so much. You just heard it from All India rank 193, 202, 369 and 413, Abhishek, Khushi, Tanu and Shivam.
सो यस, आई होप आप सभी लोगों ने इनसे कुछ ना कुछ सीखा होगा। एंड विद दैट, थैंक यू गाइस फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग कॉन्वर्सेशन विद अस, एंड आई होप टू सी यू ऑल very, very soon, and thank you so much.